नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल हमने देखा। गैप डाउन तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी रिकवरी आई, क्योंकि क्रूड में रिकवरी आई थी उसकी वजह से। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, तो बहुत तेज़ गिरावट थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स खराब होते हुए दिखे। तो चलिए इसको देखते हैं आज क्या-क्या नंबर्स में कन्वर्ट हुए हैं ये। ये आपके सामने है पूरी तस्वीर कि हमारी जो मेन इंडाइसेस है उसमें क्या-क्या गिरावट हुआ। तो निफ्टी आज 422 पॉइंट गिरा। शुरुआत जब हुई थी गैप डाउन, तो वो काफ़ी ज़्यादा 700 पॉइंट के आसपास हुई थी, लेकिन दिन के दौरान थोड़ी-सी रिकवरी आई, क्योंकि क्रूड में एक रिकवरी आई। क्रूड ने आज वाक़ई तहलका मचा दिया। अभी आगे हम लोग देखेंगे। निफ्टी 500 425 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी 1763 पॉइंट। आपको याद होगा, हमने लास्ट वीक फ्राइडे को, थर्सडे को लगातार आपको बताया था कि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वीक दिख रहा है इस समय। बड़ी गिरावट है उसमें, क्योंकि बैंक में स्टॉक्स चले थे, तो वहां पे सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। मिड और स्मॉल कैप भी 2-2% से ज्यादा गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी 3% से ज्यादा गिरा है। और खास तौर पे पीएसयू बैंक शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। विक्स में भी करीब 17.5% का उछाल हुआ और वो 23.5 के आसपास इस समय है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि भयंकर वोलेटिलिटी की ओर संकेत है। अभी आप निफ्टी के देखिए, ये जो चार्ट हमने आज इसलिए लिया थोड़ा सा बड़ा करके कि हमें समझ में आए। देखिए, फ्राइडे को 6 तारीख को जहां वो बंद हुआ था, वहां से भयानक गैप डाउन के साथ खुला आज। वो जो बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है, वो गैप डाउन की कैंडल है। गैप डाउन के बाद लगातार नीचे थोड़ा थोड़ा रिकवरी आई, लेकिन इतना बड़ा गैप था, 700 पॉइंट का गैप था। मतलब 24,450 से वो सीधे 23,800 के नीचे जाके गिरा। तो बड़ी गिरावट देखने को मिली। हल्की सी उसमें हालांकि रिकवरी आई, लेकिन इस रिकवरी का कोई मतलब नहीं है। नो मीनिंग, कुछ मतलब नहीं इसका। कुछ लोग ये देख के खुश हो सकते हैं कि देखिए 24,000 के ऊपर हुआ, लेकिन हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था सरवेन के शो में भी कि 24,300 के टूटने के बाद कोई सपोर्ट, कुछ लेवल नहीं है। वो एक अहम स्तर था और वो टूटना ही था। 450 पे खड़ा था, 300 मतलब 150 पॉइंट तो एक कैंडल में उड़ जाता, और एग्जैक्टली हुआ। उससे बड़ी गिरावट आई। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी जितने भी महत्वपूर्ण अहम लेवल हो सकते हैं, वो सब स्ट्रक्चर्स टूट चुके हैं। और अब 24,000 इस सब कोई मतलब नहीं। अब सीधे 22,000, 21,700 तक का लेवल मैदान खुला हुआ है। कितना गिरता भी कह नहीं सकते हैं। हो सकता है धीरे धीरे जाए या थोड़ी दिन, एक आध दिन रिकवरी भी है, लेकिन फिलहाल तस्वीर जो दिख रही है आपको, जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, ये डेफिनेटली बहुत ही बेरिश टोन का संकेत है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल वही है। जो एकदम लेफ्ट में आप देखेंगे तो 3-4 लाल कैंडल आपको दिखेंगी। भयंकर गैप डाउन यहाँ पे हुआ, और गैप डाउन के बाद दिन भर उठापटक के साथ करता रहा। थोड़ी बहुत आपको रिकवरी लगी, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। 1750 1800 पॉइंट गिर के अब 56,000 पे आ गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग 58-59,000 देख रहे थे। अब वो 56,000 पे बैंक निफ्टी इस समय खड़ा हुआ है। तो ये भी काफी बुरी तरीके से चार्ट डैमेज हो गया है। नाउ सी, किसने गिराया? तो जैसा मैं कह रहा था कि बैंक और बैंक से जुड़े हुए अन्य शेयरों में तेज गिरावट थी। तो आप देखिए, 4 बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, चारों टॉप बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 57 मतलब 100 पॉइंट लगभग, 107 12 पॉइंट उनके रख लीजिए, 40 पॉइंट करीब एसबीआई के रख लीजिए, और 18 पॉइंट एक्सिस के। तो बड़ी गिरावट के कंट्रीब्यूटर्स ये थे। उसके अलावा फिर अलग अलग जगहों पे और ज्यादा गिरावट हुई है। मामूली सा कंट्रीब्यूशन आपको आरआईएल की तरफ से दिखेगा, क्योंकि वो जो ऑयल की वजह से थोड़ी सी उनको सपोर्ट मिल रही है। एचडीएफसी बैंक का ये चार्ट हमने आपको 1 साल का दिखाया है। अब 1 साल का आप चार्ट देखिए, कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे ये डैमेज हुआ है। आखिरी में 2026 में आप शुरू से देखिए, जनवरी से ही आपको दिखेगा कि ये चार्ट बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और लगातार मैं यही बात कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, भयंकर सेलिंग है, कोई कोई मतलब उसका नहीं। टॉप कंट्रीब्यूटर आज भी यही था मार्केट को नीचे लाने में। तो ये तस्वीर बन रही है। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, इसका चार्ट उतना बुरा नहीं है अभी, यदि हमने 1 साल का लिया, लेकिन ये उतना बुरा चार्ट नहीं है। लेकिन इसका भी चार्ट, टॉप जो बन गया था, उस टॉप को दोबारा रिगेन नहीं कर पाया, और कंटिन्यूअसली इसमें भी फॉल हमें देखने को मिल रही है। तीसरा एसबीआई है। एसबीआई को भी आप देखिए, ये एक आउट परफॉर्मर था। सारे पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मर था, एसबीआई इसको लीड कर रहा था, नतीजे वगैरह काफी अच्छे थे।
लेकिन अब आप देखिए इसमें आखिरी में टॉप से यानी 1250 से जब ये गिरना शुरू हुआ है तो अब देखिए लगातार गिर रहा है और इसमें सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आगे भी संकेत इसके अच्छे नहीं, क्योंकि अगर पीएसयू बैंक में दबाव बनेगा तो लीडर कैसे बच सकता है। अगर बैंक में रिकवरी आएगी तो नो डाउट एसबीआई उसको लीड करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे सेक्टोरली तो और ज्यादा समझ में आएगा। 42 स्टॉक निफ्टी के कमजोर थे, 440 स्टॉक निफ्टी 500 के कमजोर थे। मतलब आप एडवांस डिक्लाइन देखिए आप निफ्टी 500 का, तो मतलब कितना बोला जाए 8 का हो गया कम से कम। नीचे भी आप देखिए 1000 स्टॉक लगभग चलने वाले और 3300 स्टॉक से ज्यादा गिरने वाले, यानी 1:, मोर देन 3 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन बना, जो काफी बुरा मानना चाहिए, काफी कमजोर संकेत दे रहा है यहाँ पे। लूजर्स में ऑटो इंडेक्स 4% गिरा। इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट, मैंने आपसे कहा था कि ऑटो इंडेक्स पके आम की तरह है, हल्के से फुहार से वो गिर जाएगा, और एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ। बैंक, पीएसयू बैंक में भी हमने यही बात आपसे कही थी कि वो सबसे ज्यादा चला है, सबसे कमजोर वही होगा, क्योंकि जहां प्रॉफिट बनता है आदमी वही प्रॉफिट बुक करता है। तो ये दो टॉप सेक्टर मैंने आपको अलर्ट किया था, वार्न किया था कि यही सबसे ज्यादा फॉल आएगी, और आपके सामने है ऑटो इंडेक्स 4% आज टॉप लूजर में था वो। पीएसयू बैंक नंबर 2 लूजर है, 4% वो भी गिरा है। लास्ट वीक जब हम सुनील के साथ शो कर रहे थे तो आपने देखा था 6.5% वो एक हफ्ते में गिर चुका था। अब आज और जोड़ लीजिए उसमें 4%। तो पीएसयू बैंक का पूरा इंडेक्स नीचे आ रहा है, और चूंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट बना तो होगा, फिर मेटल में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एनर्जी में, एफएमसीजी में भी आज काफी बड़ी पिटाई हुई है। एफएमसीजी का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 1100 पॉइंट के आसपास गिरा है वो, क्योंकि उसमें बड़े दिग्गजों में थे, अच्छी खासी गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी में कल सुबह भी और आज भी किसी ने पूछा था कि एफएमसीजी शेयरों में तो डिफेंसिव प्ले इनको मानना चाहिए। नहीं, डिफेंसिव प्ले क्यों मानना चाहिए? क्योंकि इनका जो बहुत सारा जो कॉस्मेटिक वाला सेक्शन है वो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, और अगर क्रूड ऑयल इतने ऊपर जा रहा है तो पेट्रोकेमिकल पे प्रेशर आएगा, तो एफएमसीजी थोड़ी बच पाएगा। उसके बाद आप देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज भी, तो होल फाइनेंशियल स्पेस इज वेरी वेरी वीक। डिफेंस स्टॉक फ्लेवर है, ट्रेंडिंग है, तो उसमें एक रैली बनती हुई दिखी। खासतौर पे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। अब आप देखिए एफआईआई और डीआईआई के नंबर, 6,345 करोड़ की सेलिंग है आज की, और 9,000 करोड़ की बाइंग है डीआईआई की। मार्च का आज 5वां ट्रेडिंग डे है, 9 तारीख है आज, 4 दिन उसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि 1 तारीख को संडे था, फिर 2 सैटरडे संडे और 1 दिन होली, तो बचते हैं आपके 5 ट्रेडिंग सेशन। 5 ट्रेडिंग सेशन में 28,000 करोड़ की सेलिंग है। मतलब आप गुणा करके देखिए, मोर देन 5,000 करोड़ एवरी डे। तो इस तरह की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग एफआई की तरफ से हो रही है। बावजूद इसके कि वो 41,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं डीआई, लेकिन मार्केट की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मार्केट में। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस चार्ट को भी देखिए आप। कच्चा तेल $103 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, और ये ब्रेंट ऑयल बता रहा हूं मैं, 11% अभी भी ऊपर है। सुबह ये 25% ऊपर तक गया था, यानी $115 तक चला गया था, लेकिन फिर रिकवरी आई, $12 गिरा। उस ऑयल में फॉल की वजह से ही मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, वरना तो 700-800 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद होता। तो क्रूड ने ही सुबह मूड बिगाड़ा था, और क्रूड ने ही आज थोड़ा सा सपोर्ट दिया। लेकिन क्या इसको मानना चाहिए राहत है? नो, स्टिल अबव 100 इज ट्रेडिंग। आप अपने करेंसी को देखिए, $92.5 का $1 है, बुरी तरीके से कमजोर हुआ। बॉन्ड यील्ड 6.25% पे टच कर गई है। तो सेटअप आपका खराब हो चुका है। क्रूड महंगा, डॉलर महंगा, कर्ज महंगा, बॉन्ड यील्ड महंगा है, तो मार्केट का टूटना तय है, एकदम तय है। आपको जरा चार्ट दिखाता हूँ आज क्रूड के। ये देखिए आप, ब्रेंट ऑयल का क्रूड है, चार्ट है ये। आप देखिए गैप अप है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने जब फ्राइडे सैटरडे को देखा था तो $93, 92-93 के आस 93, अप्रोक्सीमेट 93 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी सैटरडे को। सो हमें लग रहा था कि अगर ये ऊपर जाएगा भी तो 100 के आसपास ये टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हमने सुबह इसको मॉर्निंग शो में आज बैठे हम लोग शो करने के लिए, तो सच बताऊं मेरे तो होश फाख्ता हो गए। $115 सीधे,
मतलब एक झटके में इतनी ऊपर ये क्रूड ऑयल गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो इसका जोड़ीदार है WTI, जिसको यूएस क्रूड बोलते हैं या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स, वो भी 101 पे ट्रेड कर रहा है, यानी दोनों में सिंक है। अभी तो थोड़ा सा $2 का डिफरेंस आ गया है, सुबह नेक एंड नेक चल रहे थे, एग्जैक्टली $115 पे ये, $115 पे वो। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि ब्रेंट और इसके बीच में $2-3 का डिफरेंस होता है, लेकिन आज सुबह वो डिफरेंस गायब था। तो ये लग रहा था कि या तो ब्रेंट और चले, ये वहीं पर रहे, या फिर ब्रेंट नीचे आए, तो एक सीक्वेंस बनेगा ना कि भैया उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो ब्रेंट भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, ये ज्यादा नीचे आया, तो अब वो एक जो नेचुरल गैप $3 का वो क्रिएट हो गया है। लेकिन जिस तरीके का ये गैप अप बना है वो सिग्निफिकेंट है। मुझे लगता है कि ये तस्वीर आगे और कमजोर हो सकती है। अब क्या हो रहा है, ये इतनी बड़ी तूफान वाली खबर क्यों हो रही है? देखिए, जो वॉर चल रहा है खाड़ी में, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। बहुत सारे, अभी बहरीन की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर उन्होंने मिसाइल विसाइल मार दी है, जिसकी वजह से वहां प्रोडक्शन ठप हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज की खाड़ी से बिल्कुल भी कोई शिप पास नहीं हो रही है, स्टैंड स्टिल है। गैस का प्रोडक्शन गिर गया है 60% तक। तो ना गैस की सप्लाई दुरुस्त है, ना तेल की सप्लाई दुरुस्त है। भारत में सरकार ने जो कमर्शियल सप्लाई होती गैस की, उसको कई स्टेट में, नॉट गवर्नमेंट, जो कंपनीज हैं, उन्होंने सप्लाई डिसरप्शन किया है। पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्यों में आपको गैस सप्लाई में दिक्कत दिखेगी। सीएनजी, पीएनजी में भी दिक्कत दिखेगी। गैस सिलेंडर के दाम ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं सर कंपनियों ने। तो सप्लाई डिसरप्शन का एक इशू खड़ा हो गया है, और ये और इंटेंसिफाई होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वॉर में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि नॉर्मलाइज होने की संभावना है। और अगर ये और खिंच गया हफ्ते 15 दिन, जैसा कि लोग कह रहे हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो सिचुएशन काफी वर्स हो सकती है। तो ऐसे में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तो संभलने का नहीं लगता मुझे। सुबह से लगातार हम आपसे कह रहे थे, और आज देखिए, मैंने आपको मॉर्निंग में ये कहा था कि आप लोग प्लीज कोई ट्रेड मत लीजिए, आज का दिन कुछ भी नहीं करने का दिन है। रीजन ये था कि आप देखिए, अगर आपने $115 पे क्रूड है और उस समय आप कोई ट्रेड लेते किसी भी एसेट क्लास में, जो वो $12 नीचे आया है, तो आपके सारे प्रीमियम उड़ गए होते। तो इसलिए आपको बताया गया था कि कोई ट्रेड वेट का दिन नहीं है, आज तो चुपचाप बैठिए, शांति से देखिए क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है कि अभी भी गिरने के बावजूद भी क्रूड ऑयल 100 के ऊपर और 11% ऊपर है, विच इज नॉट गुड सिनेरियो। तो इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कंपनियों की अर्निंग्स पे पड़ेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने तो वार्निंग लेटर दे ही दिया है, स्टॉक आज बुरी तरीके से टूटा, अंबर का स्टॉक टूटा। तो जो भी कंपनियां प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोकेमिकल का जो भी इस्तेमाल है उसके डेरिवेटिव्स का, उन कंपनियों पे आप प्लीज नजर रखिएगा, काफी इंपैक्ट पड़ेगा। तो प्लास्टिक रिलेटेड या पेट्रोकेमिकल के अलग अलग डेरिवेटिव्स का जो इस्तेमाल करते हैं, क्रूड ऑयल का जो इस्तेमाल करते हैं, एटीएफ की कीमतें भयंकर तेजी से बढ़ रही हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एकमात्र कमोडिटी क्रूड ऑयल ऐसी है जो पूरी इकोनॉमी को ट्रबल कर सकती है, पूरी इकोनॉमी को परेशान कर सकती है। कोई सेक्टर बचता नहीं। हमारे आपके जीवन में आंख उठा के आप देखेंगे तो आपको क्रूड से रिलेटेड 10 चीजें मिलेंगी। आप पेट्रोकेमिकल का इतना भयंकर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का, गाड़ियों का, हर चीज में वो है, क्योंकि वो एनर्जी है। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में जो तस्वीर अभी बन रही है उसमें कोई संभावना दूर दूर तक नहीं लग रही मुझे कि मार्केट में कोई बड़ी रिकवरी आएगी या मार्केट संभलने की कोशिश करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि मार्केट में वॉर रुकने की खबर आ जाए कि सीज फायर हो गया है, वॉर रुक गया है। अब तो बल्कि ये बातें हो रही है G7 देश, या ये सुबह हमने आपको बताया था कि जापान अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। बात यहां तक पहुंच जाए कि अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज करना पड़ेगा तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पूरी खाड़ी में ऑयल प्रोडक्शन एकदम नीचे, कुवैत का ऑयल प्रोडक्शन 60% गिर चुका है। तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ी समस्या का दौर है। तो अब ये इवनिंग रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि मार्केट का कोई लेवल बचा नहीं है, अब तो सारे लेवल्स ओपन है, कुछ भी हो सकता है। और क्रूड ऑयल अगर 100 के पास स्टेबलाइज हो गया तो आप डेडली कॉम्बो देखिए कि 100 के आसपास, $100 पे क्रूड चल रहा है,
और $92.5 का $1 है, $92.5 का $1 है। ये डेडली कॉम्बो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, नॉर्मल कंपनीज के लिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत आएगी और काफी ज्यादा हमारा इंपोर्ट बिल भारी पड़ने वाला है। तो देखते हैं भी क्या तस्वीर कैसे बदलती है, और उम्मीद करनी चाहिए कि भाई युद्ध खत्म हो जाए जल्दी, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति मचा रखी है पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत परेशान कर सकती है, इकोनॉमीज को ध्वस्त कर सकती है। मैं आपको बहुत कड़े शब्दों में बता रहा हूँ, इकोनॉमीज की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? बहुत सारे लोग आपको ये कहते सुने मिलेंगे, अरे हमने तो $150 का भाव देखा है कच्चे तेल में, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं देखी। नहीं साहब, गलत सोच रहे हैं आप। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड डेट टू जीडीपी इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है, $250 ट्रिलियन का डेट है पूरे वर्ल्ड में। डेट टू जीडीपी की हालत खराब है सारे देशों के ऊपर। उस सिनेरियो में आप जरा सा भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए $150 जब कोविड टाइम में गया था और जो आज $100 है, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए क्रूड का जल्द नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो जो भी ग्रोथ आप देख रहे हैं, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो या चाइना की हो, चाइना ने तो कह ही दिया 4.5% ग्रोथ होगी। एक बड़ा देश, एक डेवलप्ड कंट्री अगर ये कह रहा है कि हमारी ग्रोथ नीचे रहेगी, 91 के बाद सबसे लोएस्ट ग्रोथ के लिए प्रोजेक्शन दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल तो मार्केट की तस्वीर काफी बुरी है। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर मॉर्निंग कॉल के साथ।